हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 पर, जो कि 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का है। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। चैप्टर का नाम हमारा भूमि, मृदा, जल और जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, यानी कि जो वन्य जीव है उनका संसाधन कौन कौन से उसके बारे में सब डिटेल से जानेंगे भाई। इसमें एक अफ्रीका गांव के एक यानी कि जो अफ्रीका देश है उसके एक छोटा सा गांव है तंजानिया की गांव माम्बा पानी लाने के लिए प्रातःशिक उठती है। जो माम्बा नाम की एक लड़की है वो पानी लाने के लिए उठती है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है, अपने भाइयों की बकरियों को देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक बाग है। मम्बा के जो पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते थे। मात्र कौन से पसंद मक्का और सेम, फिर भी उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। यानी कि साल भर वो मक्का और सेम नहीं चलते थे भाई। ठीक है, पीटर न्यूजीलैंड के जो भेड़ पालन प्रदेश के जो मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों को देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरियों पर जो पहाड़ों में है, और पहाड़ों में क्या है, एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जो एक वैज्ञानिक विधि का प्रबंध किया जाता है। पीटर का जो परिवार जैविक कृषि पर सब्जियां उगाता है। माम्बा और जो पीटर है ना, वे विश्व के विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन यापन कर यानी कि जो उनका जीवन है उनमें अलग अलग अंतर है कोई। ठीक है, यह विभिन्नता भूमि की जो गुणवत्ता, मृदा, जल और जो प्राकृतिक वनस्पति और प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की जो भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। यानी कि कहीं पर अलग प्रकार के संसाधन होते हैं तो कहीं पर अलग प्रकार के संसाधन होते हैं, जो कि विरल जनसंख्या के कारण प्रसिद्ध है। और जो भूमि की जो 90% जनसंख्या है वो केवल 30% भाग पर ही रहती है। शेष जो 70% भाग पर विरल जनसंख्या व निर्जन है, बिना जीवन के हैं, बिना जनता की है। भूमि के बारे में जान लेते भाई। भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में जो भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यानी कि भूमि के जो 100% में से 30% क्षेत्र क्या है, भूमि है। ठीक है, और बाकी के ऊपर क्या है, लैंड, वो वाटर एरिया 70% भाग पर पानी है। सभी लोग आवास जो यह भूमि है ये भी सभी 30% भूमि है, ये भी सभी क्या आवास के योग्य नहीं है। भूमि और जलवायु के जो भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के जो विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान पाया जाता है। कहीं पे जो जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पे क्या कम पाई जाती है। ये कारण कैसे होता है भाई, कहीं पर उबड़ खाबड़ और जो प्राकृतिक पर्वतों की तीव्र ढाल और जलाक्रांत संभावित है। जो निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन वाले क्षेत्र, जहाँ विरल और जनसंख्या पाई जाती है। और जो उर्वर और मैदानी और नदी घाटियों के पास में जो कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पे क्या है, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों के लिए और उद्योगों की स्थापना के लिए। इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, क्या आप मम्बा और पीटर के जो परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? ये तो भाई डायग्राम बनाने के लिए बोला गया बच्चों को। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृतिक कारक, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की जो उपलब्धता है वो। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। समावितों के आधार पर भूमि को निजी और सांप्रदायिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि में और जो सांप्रदायिक भूमि है उसमें बांटा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, यानी कि जो निजी होती है वो व्यक्तियों के क्या होते हैं, स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि किसी विशेष समुदाय के स्वामित्व में होती है।
ठीक है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित जो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फसल, नेट और जो औषधीय बूटियों को इकट्ठा करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं, यानी कि भाई कई सारे परिवार मिलकर एक पहले क्या करते थे, जो परिवार एक कई सारे मिलकर साझा काम करते थे। जैसे खेतों के अंदर फसल की कटाई करते थे तो पहले एक की कर ली, फिर उस सेकंड की कर ली, फिर ऐसे साझा करते थे। ऐसे ही जो ये साझा समुदाय का काम किया गया तो वो क्या कहलाती है, साझा संपत्ति संसाधन कहलाती है। ठीक है। जनसंख्या और उसकी जो मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की जो उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार जो भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों के सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए जो अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज जो भूमि उपयोग है वो प्रतिरूप में जो व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में जो सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं, यानी कि जो भूमि का उपयोग हमें आज क्या कर रहा है, सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनको भी दर्शाता है। ठीक है। जो वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी जो गतिविधियों के प्रसार के लिए निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन और जो मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। देखो ये दिखाया गया भाई। ठीक है। भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन का जो संरक्षण है वो क्या है भाई, बढ़ती जनसंख्या तथा उसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। यानी कि पेड़ों की कटाई के कारण क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन हमें समाप्त होने का डर पैदा हो रहा है। इसलिए विनाश की जो वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। रुकेगा कैसे भाई ये विनाश, वनारोपण, वनों का अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। भूमि उद्धार, भूमि का बचाव के लिए जो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं उनको कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। उर्वरकों की जो विनियमित उपयोग करना चाहिए। अतिचारण पर रोक, यानी कि जो अतिचारण करते हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। और जो इससे कि क्या है, जो भूमि का संरक्षण हो सके। इसी के साथ मृदा के बारे में चलते हैं भाई। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है वह क्या कहलाती है भाई, मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। यह भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है। सथल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों तथा जैव पदार्थ, ये भूसंकलन के बारे में दिया गया भाई। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के, यह जो अपक्षय मतलब टूटने फूटने की जो प्रक्रिया के माध्यम से बनती है मृदा। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। कौन बनाता, खनिजों और जीव जंतु गल सड़ जाते हैं, वे क्या बनाते हैं, मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है। इसी के साथ देखो भाई, जो 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं भाई 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में। अपक्षय क्या कहलाता है, देखो अपक्षय के बारे में। तापमान परिवर्तन, तुषार और क्रिया और पौधों और प्राणियों तथा मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा जो अनावृत सेलों का टूटना क्या कहलाता है, क्षय होना या टूटना क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। ये मृदा परिच्छेदिका बताई गई भाई। मृदा का मतलब कौन सी मृदा कैसे क्या बनती है। जनक चट्टानें जो नीचे होती है ये कठोर चट्टानें होती है। अच्छी चट्टानें टूट फूट सकती हैं। बालू, गाद, कले के साथ जो मृदा जो हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी जो मृदा होती है उसके अंदर जो क्या होता है, हुमस होता है। इसी के साथ हम ये देख लेते भाई भूसंकलन। भूसंकलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा और ढल से, यानी कि ढाल के गिरने से मिट्टी का जो वर्त संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्राय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं ये भूसंकलन। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से जो भूसंकलन होता है यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निकली घाटियों के जो आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो कि प्राय जीवन और संपत्ति का
आघात पहुंचाती है, चिंता का मुख्य विषय है। भूस्खलन भाई ये है कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो मिट्टी का सरकना या पहाड़, जैसे पहाड़ों के अंदर ज़्यादा होता है, पहाड़ सरक जाते हैं ना पूरे के पूरे। कई बार तस्वीरों में, न्यूज़ों में दिखाया जाता है कि भाई स्लाइड हो गया, वहाँ का पठार, वहाँ का पहाड़, ऐसे पहाड़ी स्लाइड हो गई वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की वजह से, बादल फटने की वजह से। तो वो स्लाइड होना ही क्या कहलाता है भाई? भूस्खलन कहलाता है, खिसकना। ठीक है। एक वास्तु स्थिति अध्ययन के आधार पर जो भूस्खलन के बारे में देखेंगे भाई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट भी पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण जो राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी जो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था। इस भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोट द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया था, जिसके कारण जो सड़क गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंची, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। पंजी गांव को किसी संभावित मानव के विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया, यानी कि जो पंजी गांव है उसको विनाश से रोकने के लिए उस गांव को खाली करा दिया गया ताकि नुकसान नहीं पहुंचे। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, इनका प्रबंध कैसे करना चाहिए और रोकने की कुछ प्रविधियां हैं, वे देख लेते हैं भाई। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, यानी कि चिन्ह करना। इंगित करना मतलब ये कौन कौन से स्थान है जो हमें इस भूस्खलन से प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रकार इन क्षेत्रों के आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, यानी इन क्षेत्रों को दूसरे स्थान पर आवास करने के लिए क्या है, छोड़ा जाए। भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, एक जो भूमि जैसे भूमि खिसकेगी तो वहाँ से क्या है, प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, यानी कि जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का बढ़ाना। स्थायी अफवाह और झरना प्रभाव को साथ साथ भूस्खलन की जो गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए क्या है, पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। जो पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय क्या किए गए हैं, क्रियान्वित मतलब किए गए हैं, कार्य किए गए। ये देख लेते हैं मृदा का प्रभावित करने वाले कारक। मृदा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जनक शैल, रंग, गठन, मृदा का गठन, मृदा का रंग, मृदा का जैल यानी कि जनक शैल, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की जो मात्रा वो पारगम्यता की निर्धारित करती है, और पारगम्यता भी क्या है, निर्धारित करती है। उचावच, तंगता, ढाल और मृदा की जो संचय को निर्धारित करते हैं। इसी के साथ वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, और जो जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को भी ये भी प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। देखो समय और जो मृदा और परिच्छेदिका की जो मोटाई है ना, पतली मोटी, उसको क्या है, निर्धारित करती है। और ये क्या है, ह्यूमस और अपक्षय निर्माण में को प्रभावित करते हैं। कौन? जलवायु, तापमान और वर्षा। ठीक है, ये पारगम्यता में निर्धारित करती है। जनक शैल ये संचय में निर्धारित करती हैं। ह्यूमस के निर्माण में वनस्पति जात, प्राणी जात, जीव जंतु, ह्यूमस। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कौन सी चीज़ किसमें प्रभावित करती, किसको प्रभावित करती है। मृदा के कारक। मृदा के कारक के बारे में और बात कर लेते हैं। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप है। मृदा निर्माण किससे होता है भाई? जनक शैल का स्वरूप है। जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक भी है, जैव पदार्थों का भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, यानी कि समय हो गया और जो जैव पदार्थों की भूमिका हो गई, जनक शैल हो गई, तीन चीज़ हो गई मृदा के निर्माण में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ठीक है, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होती हैं। इसी साथ ही जो क्रियाकलाप के बारे में और देख लेते हैं। भारत में जो लोड, काली, लाल, लेटराइट और जो मरुस्थलीय पर्वतीय प्रकार की जो मृदा हो सकती है, विभिन्न प्रकार की जो मृदाओं को एक एक मुट्ठी इकट्ठा कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, भिन्न है। मृदा का जो निम्नीकरण और संरक्षण।
मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक मृदा वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ जो विधियाँ निम्न हैं। मल्च बनाना, मृदा को बचाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज ली जाती है भाई? मल्च बनाना। पौधों के बीच ये कैसे बनाई जाती है? देख, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। ठीक है, परवाल मतलब जो घास फूस से ढक दी जाती है। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान और जो वेदिका त्रिव डालों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे जो पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है वेदिका फार्म में, यानी कि एक लाइनों में, कतारों में। समुच्चय रेखीय जुताई, एक पहाड़ी डाल पर जो समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई डाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। क्या करती है? प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। ठीक है, देखो वेदिका फार्म में तो देखो ये की गई है। ठीक है, ये समुच्चय रेखाई जुताई के रूप में की गई है। ठीक है, रक्षक मेखलाई तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में जो पवन गति को रोकने के लिए जो वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण से बचाया जा सके, ये रक्षक मेखलाएं हैं भाई। इसी साथ जो समुच्चय रोधिकाएं क्या होती है भाई, ये और देख लेते हैं। जो समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए जो पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल इकट्ठा करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, जल को इकट्ठा करने के लिए क्या है? खाई बनाई जाती है। चट्टानी बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए जो बनाए जाते हैं। चट्टानों के ऊपर जो बांध बनाए जाते हैं क्या? जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो नालियों की रक्षा करते रहे और मृदा को क्षति से रोका जा सके। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन में जो मृदा की सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, ताकि जो मृदा का संरक्षण हो सके। इसी के साथ जो वर्ष 1975 में जो मानव उपयोग के लिए जल की जो खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर कितनी हो गई भी? 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई। और अब तो बस पता ही नहीं। चलो आज हम यहीं तक कर लेते हैं। कल ये क्योंकि ये चैप्टर है बड़ा कुछ, ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम यहीं तक। इसके बाद में कल करते हैं ये जल के बारे में, हम कल कर लेंगे क्योंकि जल के बारे में भी काफ़ी बड़ा है। ठीक, तब तक के लिए बाय। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आने वाली क्लासेज मिल सकें। अब ये एनसीईआरटी सीरीज ख़त्म होते ही क्या करेंगे हम? ज्योग्राफी स्टार्ट, जो PYQ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।